पार्लियामेंट में 1946 में अंग्रेजों की मेहरबानी से नामित हुए प्रधानमंत्री ने एक अंग्रेजी में भाषण दिया। वो भाषण भारत के गरीब लोगों को दे रहे थे कि क्वीन विक्टोरिया को दे रहे थे, ये तो वो बताएं। मेरा सवाल दूसरा है, भारत के गृह मंत्री ने एक टेलीग्राम भेजा देश के बहुत जाने माने संगीतकार, और यह कहा कि आपको जब भारत की आजादी की घोषणा होगी आपको भारत की पार्लियामेंट में, संसद में आना है और वंदे मातरम गाना है। यह सारा रिकॉर्ड पे है। उस संगीतकार की आप भावना देखिए। वो संगीतकार थे, ऐसे नहीं था सिर्फ उनका सितार बजाने का काम था। उन्होंने सरदार पटेल को टेलीग्राम पे कहा कि मैं संसद आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा मैं इसी शर्त पे आऊंगा कि आप संसद में जब मुझे बुलाएं, आजादी की घोषणा के बाद भारत की संसद में जब पहला वंदे मातरम गाया जाएगा तो मैं पूरा 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट तक गाऊंगा। ऐसे लोग थे जिन्हें सत्ता से कोई पद्मश्री और पद्म विभूषण नहीं लेना था। सरदार पटेल ने कहा आइए, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर उनका नाम है। वो आए, जब आजादी की घोषणा हो गई उसके बाद भारत की संसद में जो वंदे मातरम गाया गया 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का, मैं आजाद भारत का नागरिक हूं, मैं तो उस वंदे मातरम को मानूंगा। मैं क्यों मानूं 1937 में किसने क्या समझौता किया? आजादी से पहले किसने किसके साथ क्या समझौता किया था, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत आजाद हो गया और भारत की संसद में अगर पूरा वंदे मातरम गाया गया था तो फिर जिसको ऐतराज है वो चले जाए। उनके ऐतराज के कारण, इन्हीं कारणों से उन्होंने मुल्क बांटा था। उन्हें भारत की आस्थाएं, सरोकार, परंपराएं नहीं अच्छी लगती थी, तो वो जहां जाना चाहते थे चले गए। लेकिन एक दूसरी चीज देखिए कि मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो यहां रह गए, बेटा पाकिस्तान चला गया। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के मिस्टर लारी, वो जब ये गाया जा रहा था तो संसद में बैठे हुए थे। खलीफुज़्ज़मान, उस विश्वविद्यालय के जहां मैं पैदा हुआ, जिस विश्वविद्यालय के बारे में आपको सबको पता ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता है, उसी विश्वविद्यालय ने पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर दिया। ये सब लोग संसद में थे भारत की। यानी कितने शातिर लोग थे, मुल्क भी बांटा और यहां के संविधान में, विधान में जितने मर्जी के चेंज थे वो करा के चले गए। वो भी बाद में पाकिस्तान चले गए। और उन्हीं खलीफुज़्ज़मान साहब ने अपनी किताब में लिखा है, पाथवे टू पाकिस्तान, पेज नंबर 241। वो लिख रहे हैं कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें न मिलता। तो जिन्हा मौलाना आजाद, इनके बीच में आप डिबेट करते रहिए। मैं आप सबके सामने इस ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हम उसको कितना भी बुरा माने, कितना भी इतिहास उसको गाली इसलिए दे कि उसको गाली देने से हमारी कोई आत्मसंतुष्टि हो सकती है, जिन्हा अपने मकसद में ईमानदार था, उसने कोई चीज छुपाई नहीं। लेकिन जो यहां रह गए वो जिन्ना से ज्यादा खतरनाक थे। मौलाना आजाद की आखिरी स्पीच जामा मस्जिद की सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारे
भारत की शिक्षा में सच लिखेगा? एक किताब लिखी उन्होंने अपने जीते जी, इंडिया विंस फ्रीडम, रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उस किताब लिखने के बाद अपनी वसीयत में लिखा, ये देश के लोगों को अगर 1989 और 88 में भी पता चल जाता तो भी शायद समाज कुछ अपनी सोच को दुरुस्त कर लेगा। उस वसीयत में लिखा कि इस किताब के अंदर मैं कुछ अपनी दिल की बात लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं लिख नहीं सकता, मेरे मरने के 30 साल बाद इन पन्नों को छाप देना। ओरिएंटल पब्लिकेशन की वो किताब थी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, मुकदमा जीत गए, 30 पन्ने लगा करके नई किताब आ गई। लेकिन जिस पार्टी के वो लीडर थे, उस पार्टी की महान लोगों ने, उनको लगा कि अगर ये बात लोग पढ़ लेंगे तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदूवादी संगठन मौलाना आजाद के बारे में कुछ कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मौलाना खुद नेहरू के बारे में क्या कह रहा है ये पता चल गया तो हमारा तो सेकुलरिज्म सड़क पे लुट जाएगा। मार्केट से किताबें गायब हो गई, लेकिन उसकी एक कॉपी मेरे पास है। और वो कॉपी किताब मैंने इसलिए नहीं, मैं तो 25 साल से पत्रकारिता में था। जो भी कुछ मैं आज यहां हूं, जिन कारणों से भी आप मुझे सुनते हैं, यहां विष्णु शंकर जैन जी और उनके पिताजी मुझे, मैंने कहा मेरा टिकट करा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। पिताजी को और बेटे को लगा कि ऐसा ना हो पुष्पन जी ना जाए, दोनों ने टिकट भी मेरी कराई और सीट भी अपने बीच में रखी हुई उतर गए। तो उस किताब में वो साहब लिखते हैं कि नेहरू वाज रॉन्ग, जिन्ना वाज राइट। ये जिससे उस 30 पन्नों का अगर जीते जी लिखते तो अपना एजेंडा नहीं लागू कर पाते, तो एक मुखौटा चाहिए था। ऐसे ही लोग चले और आपके और मेरे दौर में इस देश के उपराष्ट्रपति जो अब नहीं है, दुनिया में है, पद पे नहीं है, उनके विचार आपने सुन लिए होंगे। तो हम किताबों को भी सेलेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं। ये जो 1946 वाली स्थिति में आपके सामने रखा हूं, ये देश इस वक्त उसी मुहाने पे खड़ा है। और शायद हमको लग रहा है कि पूरे देश में राष्ट्रवादी सरकार है, सरकार राष्ट्रवादी है अपनी जगह है, लेकिन सरकार की लिमिटेशंस होती हैं। और जो समाज सरकारों पे निर्भर हो जाता है, वो समाज कभी अपने इतिहास को बचा नहीं पाता। आप अपनी बात, अपने मन की बात अब कह पा रहे हैं। आपने 700 साल से अपने मन की बात कही नहीं, आपके मन के अंदर ही समाप्त होती चली। इसलिए भारतीय राजनीति के अंदर बहुत सोच समझ के, मैं इसको ये नहीं मानता कि ये आउट ऑफ ब्लू ऐसे ही हो गया है। जिन लोगों ने भारतीय राजनीति और भारतीय समाज का अध्ययन किया है, बहुत सोच समझ के इस समाज की कमजोरी जो फॉल्ट लाइन है उसका ऐसा इस्तेमाल किया है कि आप हैं तो 90 करोड़, लेकिन दिखाई आप 90 लाख भी देते हैं। इसलिए एक जिसे आप हिंदू समाज कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही कैप्टन सिकंदर रिजवी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और ये उस वक्त
ही उसे सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी मेजॉरिटी जो भारत में माइनॉरिटी है उसकी चिंता सताती है और उनके पास जाते हैं कि आपके लिए क्या करें। और जो बाकी 90-100 करोड़ हिंदू है उसकी स्थिति यह थी, वो यादव था, वो ठाकुर था, वो ब्राह्मण था, वो दलित था, वो ओबीसी था, वो सब कुछ